नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड को निवेशकों के लिए और सही कैसे बनाया जाए, इसके लिए एम्फी ने एएमसी के साथ मिलकर कदम उठाए हैं, जिससे निवेशकों के लिए स्टैंप ड्यूटी से लेकर रिडेम्पशन जैसे तक के कई प्रोसेस को आसान बनाने की बात कही गई है। तो क्या म्यूचुअल फंड के बड़े इन बदलाव से निवेश आसान बनेगा? इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। कैसे म्यूचुअल फंड निवेश झंझट फ्री बन सकता है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हैं और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से भी हम करने वाले हैं खास बातचीत। विश्वजीत जी और हेमंत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज खास कार्यक्रम में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी आसान है, प्रक्रिया बहुत आसान है, पर ये छोटे छोटे कुछ ऑपरेशनल इश्यूज जिनको हम कह सकते हैं वो शायद सेबी और एम्फी ने नोटिस की हो, इसलिए उन्होंने एएमसी से दरख्वास्त की कि आप ज़रा सुझाव दें कि आखिरकार ऐसे जो छोटे छोटे ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हटा कर दिया जाए तो ये निवेश और भी ज़्यादा आसान और सीमलेस हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं हेमंत जी, अगर आपसे सबसे पहले समझना चाहूँ, यूजुअली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही होता है, पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, और सुझाव मैं बता भी देती हूँ कौन कौन से हैं। एक स्टैम्प ड्यूटी को लेकर है, एक जो छोटे छोटे होल्डिंग्स हैं वाले फोलियो हैं उनकी जो भरमार हो जाती है वो कई बार दिक्कत पैदा कर देती है। जो अनक्लेम्ड जो आईडीसीडब्ल्यू भुगतान होता है, जो आपको पेमेंट होती है, वो कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो एक परेशानी है। और हर बार जो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मेल या फिर नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है निवेशकों को, वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की भी दिक्कत है। सर, हेमंत सर, स्टैम्प ड्यूटी यूँ तो किसी भी एक यूनिट खरीदने पर आपको बहुत ही मतलब 0.005% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यहाँ पर रिडेम्पशन पर स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है। सर बताइए, क्या अभी कुछ पेचीदगियां हैं स्टैम्प ड्यूटी में, और क्या सुझाव या सुधार इसमें किया जाए जिससे कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आसान बने? हाँ, आई थिंक स्वाति आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि कोशिश हो रही है, चाहे सेबी या एम्फी, कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके, या फिर जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन या इरिटेंट जो हम कहते हैं वो जो इन्वेस्टर्स में उसको पूरा किया जा सके। हमने रिसेंटली देखा कि सेबी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, मित्रा, जहाँ पे आप अपनी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो अनक्लेम्ड हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को आप देख सकते हो। और फिर अभी रिसेंटली अभी देखा पिछले 2-3 महीने में, इनफैक्ट ये भी एक इशू था कि जो एसआईपी अकाउंट्स थे वो वन टाइम क्लीन अप करके, ताकि आइडिया वही था कि जो इन्फॉर्मेशन मिले वो एकदम ट्रांसपेरेंट और अच्छे से मिले। ये जो आपने 4 इश्यूज कहा वो बिल्कुल रेलेवेंट है मुझे लगता है। और कुछ आपके निवेश से रिलेटेड है, कुछ आपके जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उससे रिलेटेड है। तो मुझे लगता है पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये एम्फी का अच्छा स्टेप है कि वो इंडस्ट्री से फीडबैक ले रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं। और जैसा आपने कहा, ये 4 इश्यूज जो सामने आए हैं। अब जब हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं स्वाति, तो देखिए, जुलाई 2020 में ये स्टैम्प ड्यूटी शुरू हुई। ये ऑब्वियसली एक स्टैट्यूटरी लेवी है जो 0.005% आपको देनी है। अब इसमें सिर्फ इशू ये है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो जो 50 पैसा जो आपको जो लगता है टैक्स, उसके ऊपर जो लगता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में से कम हो जाता है। यानी आपको चार्ज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो आई थिंक इंडस्ट्री ने जो जो तरीका चुना गया था उस समय पे, वो ये था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 9,999.50 होगी, और उसके बाद आपको एनएवी अप्लाई करके आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। तो आई थिंक 2-3 चीजें होती हैं इसमें। एक तो जो नए निवेशक हैं उनको सडनली लगता है कि हमने 10,000 रुपए दिए थे, वो 50 पैसा क्या हुआ, और ये हर बार आप देते हैं। और इनफैक्ट आप इन्वेस्टमेंट पे ही नहीं देते, अगर आप उस पैसे को बाद में कहीं दूसरे फंड में स्विच करते हो तो जिस फंड में आप स्विच कर रहे हो उसमें भी आपको ये स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो आई थिंक एक तो ये इशू। दूसरा, ये जो यूनिट्स जो ऐसे होती हैं, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में यूनिट्स आती हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या इसको बेटर किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली एक सजेशन जो आ रही है वो ये है कि क्या इसको टीआर का जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उसका हिस्सा बना सकते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके पूरी यूनिट्स मिले और वो कहीं कंफ्यूजन ना हो। मेरे हिसाब से देखिए, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है स्वाति, वो आपको अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाती है। अकाउंट स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जो यूनिट्स आपको अलॉट में वो 9,999.50 पे हुए। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई थिंक होल आइडिया यही है कि अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप किया जाए, फ्रैक्शन यूनिट से तो आप बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो और आपको एनएबी से उसको जब आप डिवाइड करते हो तो यूनिट्स आपकी फ्रैक्शन ही होंगी। लेकिन आइडिया ये है कि क्या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक इंडस्ट्री को मिलके थोड़ा इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि ज्यादा है कि, बट ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट हाँ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बेटर। बिल्कुल। तो स्टैम्प ड्यूटी को लेकर जो एएमसीज या फंड हाउस है उनका ये सुझाव है कि आप स्टैम्प ड्यूटी अगर अगर लग ही रही है इन्वेस्टर्स पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये झंझट वाला कैलकुलेशन हो जाता है, तो क्यों ना इस चार्ज को जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उसमें ही शामिल कर दिया जाए। तो ये एक सुझाव हो सकता है जो कि हो सकता है कि काफ़ी हद तक एक इन्वेस्टर की झंझट और परेशानी को कम कर दे। विश्वजीत जी, एक और जो सुझाव है जो एएमसीज हैं वो ये देती हैं कि जो बहुत सारे छोटे 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 जो अकाउंट्स हैं, टाइनी होल्डिंग्स वाले अकाउंट है, कई सालों से जो इकट्ठा हो गए हैं, क्यों ना उनका भी कुछ इलाज किया जाए। कैसी दिक्कतें आती हैं जब इस तरीके के छोटे छोटे अकाउंट्स बहुत सारे बन जाते हैं, और कैसे ठीक किया जा सकता है इस प्रोसेस को? देखिए, बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर कोई निवेशक रिडम्पशन के लिए जाता है, अपने पैसे को निकालना चाहता है और कहीं अगर उसने ऑल यूनिट्स रिडीम नहीं किया और मान लीजिए उसके पास 100 यूनिट्स है या 100.25 यूनिट्स है, तो हो सकता है उसने 100 यूनिट्स रिडीम कर दिए, अब लेकिन जो 0.25 रह गया उसका कोई वो अनक्लेम्ड रह जाता है। कई बार एसटीपी करते हैं, जो 500-700 हजार रुपए रह जाते हैं, तो वो अनक्लेम्ड रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे फोलियोज बनते जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड एएमसीज का ये सुझाव है कि क्यों ना इसको क्लियर किया जाए। और एक सुझाव उसमें ये है कि अगर 500 रुपए से कम का फंड रह जाता है, तो जब वो सेलिंग हो रही है या रिडम्पशन हो रहा है, उसके साथ ही उसको जोड़ दिया जाए, ताकि वो पैसा, छोटा सा जो अमाउंट है वो रह ना जाए। क्योंकि उस अमाउंट को मैनेज करने के लिए आपको पूरा फोलियो को मैनेज करने के लिए, पूरी सर्विसिंग करने के लिए एक कॉस्ट लगती है एएमसी की, जो बिना बात किया, और वो पैसा बहुत छोटा सा है। निवेशक को भी लाभ होगा कि उसका जो छोटी सी रकम भी है वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जब हम एसटीपी करते हैं या ऐसे और कोई बहुत सारी चीजें स्विच करते हैं, तो ये छोटा छोटा पैसा रह जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एएमसी का बहुत अच्छा सुझाव है कि वो एकदम से ट्रांसफर हो जाए। और बहुत सारे फोलियोज जो बचे हुए हैं, वो भी एक सुझाव है कि उसको क्लियर करने के लिए, एक सफाई करने के लिए एक सफाई अभियान समझ सकते हैं। ये सारा पैसा जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में चला जाए, जिससे जिसका जो पैसा अभी अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जिसका कोई लाभ नहीं है, तो वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चला जाए, जहाँ पे बहुत सारे नए निवेशकों को उस एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो ये कोई झंझट, कोई परेशान नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। ये एमफी की, सेबी की तरफ से शुरुआत है, एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो कोई ना कोई सोच रहा है निवेशक के बारे में कि कैसे इस सारे प्रोसेस को सीमलेस किया जाए, सुविधाजनक किया जाए और किसी का 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। एक पिक्चर आई थी हिसाब बराबर, जिसमें 10 रुपए का भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी है, म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। उसकी ये पराकाष्ठा है कि 100 रुपए के लिए भी एएमसी, सेबी और एमफी तीनों सोच रहे हैं कि कैसे उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उस निवेशक को वो पैसा वापस दिया जाए। तो छोटे होल्डिंग्स जो हैं उनको किस तरीके से एक तरीके से उनका अलग किया जाए या फिर उसको ठीक किया जाए, इस पर एक बड़ा सुझाव एएमसीज की तरफ से सामने आया है। हेमंत जी, आपके पास आएंगे। जो अनक्लेम्ड जो डिविडेंड पे आउट वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको लेकर भी म्यूचुअल फंड संगठन ने एएमसी से सुझाव मांगा है। क्या है ये सुझाव और कैसे समझें, क्या दिक्कत आती है डिविडेंड पे आउट वाले फंड्स में एट दिस मोमेंट? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा कि जान के इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब आपको अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो, आप चाहते हैं कि जो आपका डिफाइंड टाइम होराइजन है उसके बाद ही आप पैसा निकालें, तो आप फिर ग्रोथ ऑप्शन के लिए जाते हैं। या फिर कुछ निवेशक ऐसे होते हैं, या तो उनको रेगुलर इनकम की जरूरत होती है तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्ट करते हैं, या फिर कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि एज अ स्ट्रैटेजी अगर हम डिविडेंड लेते रहें तो फिर जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमारे पोर्टफोलियो में होती है। तो अलग अलग निवेशक की अलग अलग स्ट्रैटेजी है।
इसमें जो इश्यूज है, देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो डिविडेंड जो पे होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली होता है। वो बहुत सिंपल है, जहाँ पे बैंक डिटेल्स प्रॉपर है, सीधा जब भी फंड हाउस डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा और आप उसका जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे मान लीजिए आपने आईएफएससी कोड नहीं दिया है या फिर कोर बैंकिंग डिटेल वो अगर अपडेट नहीं किए हैं आपने, तो फिर या तो डिविडेंड जो पे होता है वो आप तक पहुंचता नहीं है, वो अनक्लेम रह जाता है, राइट। या दूसरा, ऐसे समय के भी काफी निवेशक हैं जब पूरी डिटेल्स की जरूरत नहीं हुआ करती, जैसे पैन नंबर और बाकी सब इंफॉर्मेशन जो है फंड हाउस से लेते नहीं थे। उस समय के जो है म्यूचुअल फंड ने काफी समय तक कोशिश की है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिटेल देते हैं कि आपके ये निवेशकों की ये डिविडेंड जो है वो अनक्लेम्ड है, आप कोशिश कीजिए उनको कांटेक्ट करने के लिए। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डिटेल नहीं है तो उनको कांटेक्ट करना मुश्किल होता है। आई थिंक क्या होता है कि जो अनक्लेम अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप मान लीजिए आपको जो चेक इशू किया गया, जो एट पार चेक जो इशू करते हैं फंड हाउसेज, वो अगर मान लीजिए 3 महीने के लिए वैलिड है, अगर वो आपने उस टाइम में एनकैश नहीं किया और फिर अगर जब आप फंड हाउसेस को जाते हैं इसको रीवैलिडेट करने के लिए, तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो अपडेट हो जाती है, आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। जहां पे ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हो रहा है, अनक्लेम अमाउंट जो है वो बढ़ता जाए। उसको सॉल्व करने के लिए एक सजेशन ये है कि क्या उन निवेशकों ने जिन्होंने काफी समय से इनका अनक्लेम डिविडेंड आ रहा है, क्या उनको हम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ ऐसी ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी वो क्लेम करें कम से कम ये इशू ना हो कि ये जो अनक्लेम का पैसा है जो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका पैसा ग्रो होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बट आई एम श्योर अगर इसके बारे में कुछ सोचा जाए तो काफी फायदा होगा उन निवेशकों को जब भी वो क्लेम करेंगे वो जो अनक्लेम डिविडेंड है उस अमाउंट को। बिल्कुल। और एक और सुझाव जिस पर बात करने वाले हैं विश्वजीत जी, वो है जैसे बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, लाखों करोड़ों में इन्वेस्टर्स वहाँ पर निवेशित हैं, छोटे छोटे किसी इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको मेल जाते हैं या मैसेजेस जाते हैं, वो कई बार एएमसीज का मानना है काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल बर्डन उनके लिए क्रिएट करता है। क्या दिक्कत हो सकती है इससे, क्या दिक्कत होती है और इससे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली क्या होता है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, अगर उसमें छोटा-सा भी बदलाव होता है, मिनिस्क्यूल सा भी बदलाव होता है, 0.001% का भी बदलाव होता है, क्योंकि एयूएम के बेसिस पे कभी-कभी टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में रेगुलेशन ये है कि अगर छोटा-सा भी बदलाव है, तो एएमसी को अपने निवेशकों को, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाखों करोड़ों निवेशकों को ईमेल के द्वारा इंटीमेट करना पड़ता है कि ये छोटा-सा बदलाव हुआ है। जिससे निवेशक को कोई फर्क नहीं पड़ता, या कई बार तो वो उन्हें समझ में भी नहीं आता ये मेल क्या आई है। तो ये कहीं न कहीं इरिटेट करता है निवेशकों को भी कि क्या मेल आई है जिसका समझ ही नहीं आ रहा, और उसके ऊपर उनके इन्वेस्टमेंट्स पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एक सजेशन है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये छोटे-छोटे जो मिनिस्क्यूल चेंजेस होते हैं, जो रेगुलेशन वाइज़ करने ही है, उनको क्वार्टरली बेसिस पे इन्फॉर्म किया जाए, कंसोलिडेशन बेसिस पे इन्फॉर्म किया जाए, ताकि जब एक मेल कोई एएमसी की आए, तो जितने भी 3 महीने के बदलाव हुए, वो सारे बदलाव उसमें मेंशन हो, तो निवेशक को भी पढ़ने में समझ में आए। और कहीं न कहीं एएमसी के लिए ये कॉस्ट है, इतने लाखों करोड़ों लोगों को ईमेल भेजना, ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है कि कितने लोगों को बार-बार ईमेल भेजना। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा-सा बदलाव है जिससे किसी को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि बार-बार ऐसी ईमेल्स नहीं आ रही है, और एएमसी के लिए भी कॉस्ट कटिंग है और इनएफिशिएंसी है, कहीं न कहीं उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में उनकी मदद करेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सुझाव है, और जो भी चेंजेज़ होती हैं, एएमसी वैसे ही अपनी वेबसाइट पे उसको नॉर्मली मेंशन कर ही देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सुझाव से काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये जो बेफालतू में जो समय बेकार हो रहा है वो बचे। बिल्कुल। तो ये कुछ बहुत बारीक-बारीक ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं जो एएमसीज़ जो हैं फेस करती हैं, और इवेंचुअली जो इन्वेस्टर्स यानी आप हैं वो फेस करते हैं। इस पर काम किया जा रहा है एमफी और एएमसी की तरफ से। उम्मीद यही है कि जल्द ही पूरी तरीके से इसको सॉल्व भी कर लिया जाएगा, या जो भी ऑपरेशनल दिक्कत इसमें आ रही है उसको दूर करने की पूरी कोशिश जारी है। इस बीच हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर शो में शामिल हो चुके हैं अनमोल ठुकराल जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार अनमोल जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने अपना सवाल हमें भेजा जिसमें आपने बताया कि आप लगभग 18,500 रुपए की एसआईपी अभी कर रहे हैं। बताएंगे आपकी उम्र क्या है और आप किस लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 38 मैम, लॉन्ग टर्म के लिए। जी,
ओके, लॉन्ग टर्म में क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो आपने अपने लिए आइडेंटिफाई किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो ठीक है, रिटायरमेंट के लिए होगा। आपके पास, हाँ, अच्छा, रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? 8 साल हो गए जी। अच्छा, मतलब 8 साल से investment ऑलरेडी करते हो, कुछ इन्वेस्टेड। विश्वजीत जी, आप अनमोल जी का करंटली हाँ, मैं बोलिए, थोड़ा बोलिए, टाइम से बोलिए, अनमोल मैं जी कुछ बोलिए। कुछ इन्वेस्टमेंट में करंटली थोड़े टाइम से कर रहा हूँ, बाकी कुछ ऑलमोस्ट 7-8 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो विश्वजीत जी थोड़ा स्टडी करेंगे। 18,500 की एसआईपी है विश्वजीत जी, रिटायरमेंट प्लानिंग है इनकी, एनपीएस में भी 5,000 रुपये डालते हैं ये। 10 से 15 साल में कितना ये इकट्ठा कर पाएंगे अपने लिए एक कॉर्पस? बिल्कुल। तो सबसे पहले टुकराल साहब, जो आपने निवेश कर रहे हैं 18,500 रुपए का, अगर ये इसको हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 15 वर्ष में कहीं न कहीं ये 93 लाख रुपीस बन जाते हैं। और अगर आप इसमें 10% का स्टेप अप करते हैं, तो ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको देखना होगा कि क्या ये आपकी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त है? नहीं तो आप कोशिश करें, अपने ये स्टेप अप करें, या जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाएँ। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो शायद कहीं न कहीं ये अमाउंट कम पड़ सकता है मेरे विचार में। तो आपको देखना होगा। दूसरा, अगर आपका पोर्टफोलियो देखें, तो कुछ फंड्स बहुत अच्छे हैं जो कि टॉप परफॉर्मर है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप फंड है। लेकिन उसी पोर्टफोलियो में कहीं न कहीं 2 मल्टी कैप फंड्स हैं, जहाँ मैंने देखा कि कहीं न कहीं ओवरलैप है। फंड्स दोनों अच्छे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मल्टी कैप फंड की बजाय वो हटाकर हम एक डाइवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हो, तो मल्टी कैप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे सुझाव से मेरा ही एसेट मल्टी कैप की जगह आप मेरा ही एसेट का ही लार्ज कैप फंड ले लें, उसको स्विच कर दें इस एसआईपी को, ताकि आपके पास एक प्योर लार्ज कैप फंड हो जाएगा। और वही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की जगह निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले लें। इसी पोर्टफोलियो में आपके पास एचडीएफसी का एक डिफेंस फंड है, जो कि एक थीमेटिक फंड है, और इसमें टाइमिंग का भी असर रहता है। तो हो सकता है कहीं बहुत अच्छे रिटर्न्स ना बने, या फिर बहुत लंबा समय आपको वेट करना पड़े। तो इसकी जगह आप एचडीएफसी का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ले लें। तो ये 3 बदलाव करने से आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड भी होगा, एक मिड कैप भी होगा, और एक स्मॉल कैप भी होगा। वहीं आपने एक डीएसपी टैक्स सेवर फंड भी ले रखा है, फंड अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप जा रहे हैं और आपको ईएलएसएस की आवश्यकता नहीं है, तो ये 5,000 रुपए भी आप इन्हीं 3 कैटेगरी फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको एक कुछ फंड्स कम भी हो जाएंगे, और पूरा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा अक्रॉस एएमसीज भी और मार्केट कैप्स भी। तो ये छोटे-छोटे बदलाव अगर आप करें, तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस पे भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो अनमोल जी, आपने सुन लिया, विश्वजीत जी ने कुछ बदलाव आपको बताए हैं, वो जरूर पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अगले दर्शक का सवाल करते हैं अपने शो में शामिल। हमारे पास सवाल इस वक्त आ रहा है सुदीप चटर्जी साहब का, और जानते हैं इन्होंने अपना क्या सवाल भेजा है। हमारे सामने इनका सवाल भी आएगा। हमारे दर्शक हैं, मौजूदा निवेश इनका 40,000 रुपये है, जिसकी एसआईपी ये कर रहे हैं सुदीप जी। इसके अलावा पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 13.5 लाख रुपए की अभी इनकी है। एसआईपी में 10% के स्टेपअप का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। सुकन्या समृद्धि में 1.5 लाख का सालाना इन्वेस्टमेंट अभी ये कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनकी, जिस पर राय लेना चाह रहे हैं। जैसे पीपीएफ में 3,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट भी इनका चल रहा है, और साथ ही कुछ फंड्स भी हैं जिस पर ये व्यू लेना चाह रहे हैं। हेमंत जी, आप प्लीज़ सुदीप जी का पोर्टफोलियो देखिए, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? और ये अच्छी बात है कि अपने इन्वेस्टमेंट पे ये स्टेप अप करना चाह रहे हैं, और जो लक्ष्य है बेटी की पढ़ाई है, बेटी की शादी के लिए भी इन्हें आगे पैसे इकट्ठा करने हैं। इस बात की आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इनके पोर्टफोलियो डिटेल्स को देखें, तो इन्होंने अपने गोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, टाइम होराइजन क्लियरली डिफाइन किया है, और इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी मिक्स है। ट्रेडिशनल ऑप्शन भी है, इसमें मार्केट लिंक प्रोडक्ट भी हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, एनपीएस है, सुकन्या समृद्धि। तो काफी एक मिक्स उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। अगर हम इनके गोल्स के ऊपर जाएं, तो पहला जो गोल है उनकी डॉटर की एजुकेशन के लिए है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको 50 लाख की जरूरत है 14 साल के बाद। और दूसरा जो गोल है उनकी डॉटर की मैरिज के लिए 1.5 करोड़ चाहिए 17 साल के बाद, और उनके अपने रिटायरमेंट के लिए 25 साल के बाद उनको करीब 7 करोड़ चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट तो सारी है,
जिन्होंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। आई थिंक हमको कोशिश ये करनी है कि हम इनके जो इन्वेस्टमेंट है उनको इन गोल से अलाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए सुकन्या समृद्धि की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है प्लस 2,000 रुपीज की SIP, और क्योंकि इन्होंने कहा कि SIP में ये 10% का स्टेप अप भी करेंगे, तो अगर ये दो चीजें अगर हम अलाइन करते हैं इनकी डॉटर की एजुकेशन से, तो ये गोल पूरा होगा। सुकन्या समृद्धि की इन्वेस्टमेंट जो एक्यूमुलेट होगा प्लस आउट ऑफ 40,000 2,000 की SIP हम यहाँ पे अलाइन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा गोल है, उन्होंने कहा कि अपनी डॉटर की मैरिज के लिए उनको 1.5 करोड़ चाहिए, तो वहां पे करीब 12,000 की SIP विद 10% स्टेप अप, वो अगर हम एलोकेट करें तो वो उनका गोल पूरा होगा। तीसरा जो उनका गोल है रिटायरमेंट का, जिसपे 25 साल है इनके पास, अब यहाँ पे 28,000 की SIP बची है, जिसपे 10% इन्होंने कहा कि हम स्टेप अप करेंगे, और फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, NPS और जो भी इन्वेस्टमेंट बाकी बचेंगे, अगर और इनका करंट जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है 13.5 लाख का, वो अगर हम कंसीडर करें तो करीब करीब 18 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। कहीं ज्यादा, जितना ये एम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बनेगा। और इनफैक्ट जो 12,000 की SIP हमने एलोकेट की दो गोल्स के लिए, अगर वो 15-17 साल के बाद और कंटिन्यू करते हैं 8 साल, तो कॉर्पस इनका और भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि इनको अपने जो भी इनके ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा इनको, क्योंकि 25 साल का समय रिटायरमेंट के लिए, तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की जगह पे अगर वो पैसा SIP में लगाएंगे तो उनका रिटर्न कहीं ज्यादा बेटर होगा। तो आई थिंक ये उनको कंसीडर करना होगा। दूसरा, थोड़े से चेंजेस है इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो दो स्मॉल कैप फंड है इनके खुद जो पोर्टफोलियो है इनका SIP का, उसमें क्वांट है और निपॉन है, तो निपॉन को रखिए। निपॉन में अमाउंट बढ़ा के 3,000 से 7,000 कर दीजिए आप। जो बाकी पैसा बचेगा वो, और एक फंड है इनके पास HDFC का निफ्टी 500 मोमेंटम 30, वो फंड भी मुझे लगता है इनके लिए सुटेबल है। तो इन दोनों का जो पैसा बचा स्मॉल कैप से, और जो पैसा वो HDFC फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक आप अच्छे लार्ज एंड मिड कैप में लगाइए, जो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो को हम थोड़ा रीलाइन कर रहे हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको गोल के साथ अलाइन करके कोशिश कर रहे हैं कि इनको आगे ट्रैक करने में इजी हो, और अपना इनका जो कॉर्पस है वो पूरा मिल सके। जी सुदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। विवेक पटेल हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर है, बात करते हैं। विवेक जी, स्वागत करते हैं सर। बताइए जरा, अपना आपने पोर्टफोलियो भेजा था, किस टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत लेट हो चुका था 39 ईयर, तो मैंने SIP 46,000 से स्टार्ट किया है, और उसमें मैंने एक टैप फंड भी रखा है इमरजेंसी के लिए, और दूसरे कुछ बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है। तो मुझे ये जानना था कि ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं हो गया था, और दूसरा मुझे जानना था कि अगर 15 ईयर में मुझे 3 करोड़ चाहिए तो कितनी SIP करनी पड़ेगी, और बस यही जानना था, और कुछ चेंजेस करना है कि मैंने। ओके विवेक जी, सही टाइम पे आपने वैसे कॉल किया है, और मैं विश्वजीत जी आपके पास सीधा जाती हूँ। बताइए कैसा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो सर? जी बिल्कुल, पटेल साहब, आपका पोर्टफोलियो आपने करीब करीब 12 फंड्स ले रखे हैं, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवरलैप है और ओवर डाइवर्सिफाइड है, तो कुछ कंसोलिडेशन किया जा सकता है पोर्टफोलियो में, कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो आपने गोल रखा हुआ है 3 करोड़ का, तो अगर 46,000 की SIP हम चले, 12% का CAGR लेके चले 15 वर्ष में, तो ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ 32 लाख बनते हैं। तो थोड़ा सा गैप नजर आता है। और जैसा आपने मेंशन किया हुआ है कि आप इसको 60,000 तक ले जाना चाहते हैं SIP को, तो अगर आप 60,000 तक SIP स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल 3 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, 12% का CAGR अगर हम लेकर चलते हैं। तो आपकी जो गणित है वो तो बिल्कुल ठीक है, आप SIP खुद भी बढ़ाना चाहते हैं और जो गोल है वो अचीवेबल है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर पोर्टफोलियो देखें तो मेरे हिसाब से ओवरलैप है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स में और HDFC S&P BSE 500 फंड में, जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है, तो काफी ओवरलैप है। तो मेरे हिसाब से आप HDFC S&P 500 BSE इंडेक्स फंड को स्टॉप कर दें, और इसको कहीं ना कहीं आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें ये 2,500 रुपए ऐड कर सकते हैं, तो एक फंड आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दूसरा, वहीं आपके पास 2 मिड कैप है, और जिसमें कि मेरे एसेट मिड कैप है और क्वांट मिड कैप है। अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस वाइज अभी कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो हो सकता, कई बार ऐसा होता है कि फंड की एक साइकिल होती है और वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक अच्छे मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप स्विच कर सकते हैं, दोनों फंड की SIP को स्टॉप करके।
इसके अलावा आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड भी हैं, एसबीआई का स्मॉल कैप भी है, क्वांट का स्मॉल कैप भी है। तो यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही होगी। इसकी जगह अगर आप बंधन का स्मॉल कैप फंड में स्विच करें तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप निकल सकते हैं। इसकी जगह आईसीआईसीआई का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर आप स्विच करें तो पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपने वैसे ही एक्टिव और पैसिव फंड का बहुत अच्छा मिश्रण कर रखा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एसआईपी के अमाउंट भी आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे राइट सर। और ये थोड़ा सा अगर आप बदलाव करें तो काफी अच्छा रहेगा। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। हेमंत जी आपका भी करेंगे और विश्वजीत जी आपका भी हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।